नमस्कार आप सभी का चाणक्य एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मधुबनी चित्रकला गायन संस्कृति का ये लास्ट टॉपिक है। 2 टॉपिक अनिशा मैम ने करवाया है और 67 बीपीएससी के लिए क्रैश कोर्स है। उद्देश्य यही है कि आप अधिक से अधिक मार्क्स को लेकर के आए। अभी तक मधुबनी बीपीएससी ने पूछा नहीं है, सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, बट आप बिहार में अगर रहते हैं तो आपको मधुबनी चित्रकला के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कुछ बेसिक टेक्निक्स पता होने चाहिए ताकि आप एग्जामिनेशन में एक उत्तर को प्लॉट कर सके और उत्तर को बेहतर तरीके से लिख सके। ये आपके सामने जो चित्र है ये मधुबनी चित्रकला के चित्र हैं। बिहार में अगर कोई चित्रकला आज भी जीवित है या बिहार का कोई कला साहित्य का वह हिस्सा जो आज पूरे विश्व को रोशन कर रहा है और जो अपने शिखर पर हमें दिखाई देता है हर तरह के क्षेत्र में, भारत में ही नहीं विदेशों में भी, तो वह चित्रकला है मधुबनी चित्रकला, जिसका विस्तार न सिर्फ भारत में हुआ बल्कि इसका विस्तार दूर दूर के देशों में भी हमें दिखाई देता है। और आज में भी विदेशों के कई सारे मेले, कई सारे जो सेमिनार होते हैं उसमें मधुबनी चित्रकला की डिमांड रहती है, कलाकारों को सम्मान दिया जाता है। तो यह ताकत है मधुबनी चित्रकला की। ये देखिए, ये आपको मधुबनी चित्रकला के कुछ चित्र हैं, आपने देखा ही होगा। पटना में घूमते हैं, हर जगह मधुबनी चित्रकला बना हुआ है। कई सारे ट्रेनों में मधुबनी चित्रकला की गई है। तो ये जो चित्रकला है, इसी चित्रकला में हमको बेसिक कुछ बातें पता होनी चाहिए। आप बताइए, देखिए घर में बना हुआ है, ये आपको कैनवास पे बना, किस बना हुआ है? कैनवास पे बना हुआ है। ये सारे रंग प्राकृतिक हैं, सोचिए, इसमें आर्टिफिशियल रंग नहीं है। आज के जो चित्र होते हैं आर्टिफिशियल रंग के, इसमें अधिकांश चित्र कुछ धार्मिक हैं और कुछ आपको गैर धार्मिक हैं, सब्जेक्ट भी हैं। और साथ साथ इस चित्र में कई सारे डाइवर्सिफाइड कलरों का भी प्रयोग किया गया, जिससे यह चित्र काफी सुंदर दिखाई देता है। बिहार का एक क्षेत्र है। आइए कुछ बेसिक बारे में हमको क्या क्या जानना है मधुबनी चित्रकला के बारे में, उसको भी पहले देखते हैं। हमको पहले जानना है मधुबनी चित्रकला के बारे में कि कुछ सामान्य जानकारी, बेसिक नॉलेज। उसके बाद हमको जानना है कि मधुबनी चित्रकला का टाइप कितने प्रकार के बनाए जाते हैं। तीसरा, उनकी मौलिक विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। चौथा, कुछ महत्वपूर्ण कलाकार और उनका योगदान हमें यह भी पता होना चाहिए। और 5वां डायमेंशन, आपको लास्ट डायमेंशन पता होना चाहिए कि वह कौन से कारण है जिसके कारण मधुबनी चित्रकला आज अपने ग्राफ को लगातार ऊंचे पहुंचा रही है, ऊंचे ओहदे पर ले जा रही है। तो वो कौन से कारण है, तो अभी पढ़ लीजिएगा। फिर हम लास्ट में एक बात छोटा सा करेंगे, तुलना, कंपेयर, किससे? पटना कलम से और मधुबनी की। छोटा सा एंगल है, तो ये 6 एंगल हमको जानना है। तो सामान्य जानकारी में हम क्या जानेंगे कि ये आपको पता है भारत, बिहार में यह आपको भोजपुर वाला क्षेत्र है, यह आपको मगही वाला क्षेत्र है, यह आपको अंगिका वाला क्षेत्र है, यह आपको वज्जिका वाला क्षेत्र है, और यह आपको क्षेत्र है मिथिला। कौन सा क्षेत्र है? मिथिला। दरभंगा, मधुबनी, लहरियासराय जैसी जगह इसमें आते हैं। एक समय मिथिलांचल नाम का यह क्षेत्र, दरभंगा के राजा, काफी समृद्ध क्षेत्र, क्योंकि यहां का लैंड बहुत फर्टाइल है, एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है, बारिश अच्छी खासी होती है, लोगों में समृद्धि है। तो आम लोगों ने अपने स्थानीय तरीके से चित्रकला की एक नवीन शैली का विकास किया, जिसे मिथिलांचल चित्रकला कहा गया। यह चित्रकला का विकास कहा जाता है कि बहुत प्राचीन है। यह विद्यापति के कीर्ति पताका में भी इसकी चर्चा की गई है। सोचिए, बहुत प्राचीन है यह चित्रकला। लेकिन यह चित्रकला सिर्फ अपने एरिया में सीमित थी। 1934 में बिहार में भूकंप आता है। अंग्रेजी अधिकारी उस भूकंप का जायजा लेने के लिए मिथिलांचल क्षेत्र में जाते हैं, क्योंकि दरभंगा में कई सारे मिथिला क्षेत्र के नवाब के जो बनाए गए आर्किटेक्चर थे वो बड़ी मात्रा में नष्ट हुए थे। जब ये देखने जाते हैं तो भौचक्के रह जाते हैं कि भैया ये क्या बना हुआ है। गांव में जब घूमने गए, ये गांव में जब नुकसान को देखने गए, तो लोग के दिमाग घूम गया देख करके कि ये कौन लोग हैं कि जो इतने सुंदर सुंदर तरीके से घर को सजाए हुए हैं, इतने सुंदर सुंदर तरीके से चित्र बनाए हुए हैं, कितना सुंदर लग रहा है ये देख करके।
उन्हें नहीं पता था उससे पहले। तब उनको पता लगा कि यह चित्रकला मिथिलांचल के कुछ क्षेत्रों में फैली हुई है और आज से नहीं, काफी पुरानी चित्रकला है। और इस चित्रकला के चित्रकार स्थानीय रंगों का प्रयोग करते हैं, स्थानीय विषय वस्तु को लेकर के आते हैं और अपने घर को सजाने का काम करते हैं। तो अर्थक्वेक आना, इस चित्रकला का बाहर के लोगों को पता लगना, फिर उसके बाद उस चित्रकला को स्थान देना, जगह देना कि यह चित्रकला अपने आप में अद्भुत है, और फिर इसका धीरे धीरे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाना, इसका एक कालक्रम है। तो हमें सामान्य बातों में यह पता होना चाहिए कि इस चित्रकला का स्थान कहां पर है। विद्यापति का कीर्ति पताका, जहां पर इस चित्रकला का चर्चा की गई है। फिर हमें जानना है कि यह चित्रकला को महिलाओं की चित्रकला शैली कहा जाता है। क्यों? कि जनरली यह चित्रकला महिलाएं बनाती थी। जब भी कोई उत्सव होता था, जब भी कोई त्योहार होता था, जब भी कोई पर्व, खुशी का माहौल होता था, और सामान्य परिस्थिति में भी लोग अपने घरों को इस चित्रकला से उकेरते थे, और सब उस चित्रकला के पीछे एक कोई रीजन होता था। और यह चित्रकला एक व्यक्ति तक केंद्रित नहीं थी, बल्कि एक समुदाय तक केंद्रित थी, और समुदाय था मिथिला प्रांत के लोग, इसलिए चित्रकला को मिथिलांचल चित्रकला कहा गया। इतनी बात आपको पता रहनी चाहिए। अब हमको यह जानना है कि इसके टाइप्स क्या क्या हैं। जब इसके टाइप्स की बात करेंगे तो मधुबनी चित्रकला 3 प्रकार के बनाए। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। पहला है भित्ति चित्र, मुराल पेंटिंग्स। पहला है भित्ति चित्र, मुराल पेंटिंग्स। दूसरा आपको पट्टचित्र, जो आपको कैनवास में बनाए जाते हैं। और तीसरा आपको अरिपन मधुबनी चित्र। तो 3 प्रकार के चित्र हैं, भित्ति चित्र, पट्टचित्र, अरिपन। भित्ति चित्र और पट्टचित्र मधुबनी चित्रकला के सबसे प्राचीन रूप हैं, और पट्टचित्र का ट्रेंड पिछले 50 सालों से देखा गया है, और पट्टचित्र के कारण मधुबनी चित्रकला का व्यवसायीकरण सबसे आसान हुआ है। तो भित्ति चित्र, पट्टचित्र, अरिपन में अंतर क्या है? भित्ति चित्र जब आप किसी सॉफ्ट सरफेस पे बनाते हैं, जब किसी आप दीवार पे बनाते हैं, ठोस चीज पे बनाते हैं, जैसे घर के अंदर बनाएंगे, जैसे किसी दीवार में बनाएंगे, तो वो हो जाएगा भित्ति चित्र। भित्ति चित्र करने के लिए उस जगह में प्लस्तर होना चाहिए। प्लस्तर होकर कलाकार साफ सुथरा करता है उस जगह को, फिर उसके बाद उसमें चित्र को उकेरता। तो भित्ति चित्र कहां हो गया? किसी सॉलिड सरफेस पर। जनरली मधुबनी चित्रकला लोग अपने घरों में बनाते थे, घर की दीवारों में बनाते थे, घर के कमरों में बनाते थे, घर के बाहर बनाते थे। तो यह भित्ति चित्रकला के रूप में मधुबनी चित्रकला का प्रारंभिक रूप हमें दिखाई देता है। ठीक है। जब हम अरिपन की बात करते हैं, अरिपन चित्रकला होता है जैसे आपका घर है, इस घर के बाहर प्रवेश द्वार होता है, और प्रवेश द्वार के बाहर में जनरली लोग रंगोली कहते हैं। रंगोली ही अरिपन है। किसी विशेष उत्सव, किसी त्योहार, किसी विवाह उत्सव में लोग मधुबनी चित्रकला को सरफेस पर बनाते थे, जमीन पर बनाते थे, क्योंकि घर में जो प्रवेश करता था, इसे घर में प्रवेश करने से पहले घर बहुत सुंदर दिखता था, और किसी विशेष त्योहार और विशेष उत्सव में इस चित्रकला को अरिपन के रूप में उकेरा जाता था, और अरिपन उकेर देने से इस चित्रकला को कहा गया अरिपन मधुबनी चित्रकला। और तीसरा है पट्टचित्र, जब किसी आप कैनवास पे बनाते हैं, किसी कपड़े पर बनाते हैं, उस कपड़े पे आप बना दिए, या साड़ी पर बना दिए, बेडशीट पर बना दिए, तो ये हो गया आपको कौन सा? पट्ट चित्रकला, पट्ट मधुबनी चित्रकला। आज पट्ट चित्रकला भी मधुबनी का बहुत ज्यादा विख्यात है। आज भित्ति चित्रकला के रूप में मधुबनी बहुत ज्यादा देखी जाती है। जब भित्ति चित्रकला मधुबनी के रूप में बनाई जाती है, तो ये घर के 2 हिस्सों में बनाई जाती है। एक होता है गोसनी घर, एक होता है कोवर घर। गोसनी घर जो भगवान का स्थल होता है, कोवर घर जो सोने का स्थल होता है। जहां भगवान के स्थल होंगे, वह मधुबनी चित्रकला में भगवान के आकृति, भगवान के रूप
ईश्वर को प्रदर्शित किया जाएगा। और जहां कोहबर का होता है वहां कामुक चित्र बनाए जाते थे, क्योंकि वंश वृद्धि का साधन होता था। और इस दोनों के नेचर में अंतर होता था, प्रकृति में अंतर होता था। तो ये बातें आपको नहीं है। टाइप्स क्या जानना आपको याद रखिए, भित्ति चित्रकला, मुराल पेंटिंग्स, अरिपन चित्रकला एज अ रंगोली, और पट्ट चित्रकला एज अ कैनवास। भित्ति चित्रकला में दो जानना है, गोसनी घर और कोहबर घर। इतनी बातें याद रहेगी कि नहीं रहेगी। नेक्स्ट आइए कॉमन विशेषता। जब मधुबनी की बात कर रहे हैं कि वह कौन सी विशेषता है मधुबनी की, तो सबसे पहले हमको जानना है कि इस चित्रकला का विषय वस्तु, देखिए सब्जेक्ट, कोई भी चित्रकार होगा तो वो क्या सब्जेक्ट चूज करेगा। जब हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो जनरली सब्जेक्ट क्या होते थे, धार्मिक, ईश्वरीय प्रकृति के, राधा कृष्ण, शिव पार्वती। इस विषय वस्तु को उन्होंने चित्रकला में उकेर दिया। गैर धार्मिक, नॉन रिलीजियस, जैसे फूल पत्ती, जैसे पशु पक्षी, आम जीवन, ये भी सब्जेक्ट मैटर था। धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों विषय वस्तु होता था। हमने विषय वस्तु का चुनाव कर लिया, उसके मैटर करते थे कि हम किस पर बनाएंगे, भित्ति पर बनाएंगे, अरिपन बनाएंगे, पट्ट बनाएंगे। कलाकार ने डिसाइड कर लिया। उसके बाद चूज होगा रंग का, कलर, कौन सा कलर उसमें आप डालिएगा। कलर किससे बना हुआ है, मधुबनी चित्रकला में जो भी कलर यूज करते थे वो प्राकृतिक कलर हुआ करते थे। सोचिए, सोचने वाली बात है। कलाकार लाल रंग का यूज कर रहे हैं, पीला रंग का यूज कर रहे हैं, नीला रंग का यूज कर रहे हैं, काला रंग का यूज कर रहे हैं, सफेद रंग का यूज कर रहे हैं, नारंगी यूज कर रहे हैं। ये सारे रंग प्राकृतिक हुआ करते थे। ये प्राकृतिक लाते कहां थे, यहां से देखिएगा। हर श्रृंगार का पुष्प होता है, नीला कलर आ गया। कोयले की राख से, कालिक से काला कलर आ गया। चावल के पाउडर से सफेद कलर आ गया, हल्दी से पीला कलर आ गया, लाल रंग के पुष्प पे लाल कलर आ गया। सोचिए, मतलब जितने भी प्राकृतिक चीज थे उसे कलर निकाल दिया गया। उस कलर के माध्यम से उस कलर को फिर इस चित्रकला में उकेरने का प्रयास किया, और प्राकृतिक रंगों से बनाया गया चित्र का कलर आज भी हमें दिखाई देता है। अजंता एलोरा में भी जितने चित्र बनाए गए सब प्राकृतिक रंगों से ही बनाए गए। तो ये चित्रकला में जो रंग है वो क्या है, प्राकृतिक है। तीसरा, मधुबनी चित्रकला में चित्रकार बॉर्डर बनाता था। जैसे ये पट्टचित्र है, इसके चारों क्या बना देगा, बॉर्डर बना देगा, और बॉर्डर में मेन चित्र बनाएगा, और बॉर्डर को बहुत घनी रूप से डिजाइन करता था। सोचिए, बॉर्डर बना करके अंदर में चित्र बनाना, और इस चित्र की विषय वस्तु में धार्मिक और गैर धार्मिक प्रवृत्ति को शामिल करना, जिसमें हम प्राकृतिक रंगों का प्रयोग कर रहे हैं। और रंग भी जो होते थे वो चटकदार रंग होते थे। कई सारे रंगों का प्रयोग किया जाता था ताकि चित्रकार अपने चित्र को बेहतर तरीके से प्रदर्शित कर सके। चौथा, हमें यह जानना है कि चित्र का जो विन्यास होता था, जो डायमेंशन होता था, वो परफेक्ट होता था। जैसे हाथी बना रहे तो हाथी बना दिए, हाथी वैसे ही बनाते थे, हाथी जो दिखता था। इससे जो दृश्यता होती थी, जो विजिबिलिटी होती थी, वो ओरिजिनलिटी दिखती है कि भैया कलाकार ने चित्र जो बनाए वो देखने में काफी खूबसूरत है, काफी रियल है। पांचवा, स्थानीय मुद्दों को लेकर के चित्र बनाए जाते थे। स्थानीय विषय को लेकर के जो कलाकार ने देखा अपनी आंखों से, आसपास जो दिखाई दिया, उसको कलाकार ने चित्र के माध्यम से अपने चित्र में उकेर दिया गया। छठा, कलाकार जो विषय वस्तु चूसता था उसका अपना एक सांकेतिक महत्व होता था, एक इंपॉर्टेंस होता था। जैसे अगर वो बांस बना रहा है चित्रकार, तो बांस जो है वो वंशवृद्धि का है, डायनेस्टी का है, डायनेस्टी रन करने का है। अगर वो हाथी बना रहा है, हाथी ऐश्वर्य का प्रतीक है। तो मतलब चित्रकार जो भी बनाएगा उसके पीछे का कोई ना कोई मीनिंग होगा, कोई ना कोई अर्थ होगा। बिना अर्थ के कलाकार चित्र बनाता नहीं है। बस वो चित्रकला अपने आप में संकेत को रखती थी। जैसे काला रंग बुराई का प्रतीक है, सफेद रंग सादगी का प्रतीक है। तो रंगों का चुनाव भी उस आधार पर होता था कि आप किस तरह के चित्र बना रहे हैं। तो मधुबनी चित्रकला में उस संकेतों का बहुत महत्व है, उस रंगों का महत्व है, उस विषय वस्तु का महत्व है, जो इस चित्रकला को अपना एक अद्भुत स्थान देती है। साथ साथ जो आंखें बनाई जाती थी मधुबनी चित्रकला में, जनरली आंखें छोटी नहीं होती थी, बड़ी आंखें बनाई जाती थी, ताकि जो विजिबिलिटी हो किसकी, जो देखने वाले की, उसके सामने वह खुले रूप में दिखे, जिससे कलाकार चित्र के माध्यम से जो देखने वाला है उसको अपने से जोड़ने का प्रयास करता था। तो ये बातें
मोटी मोटी बातें हैं जो आपको मधुबनी चित्रकला के बारे में पता होना चाहिए। विषय वस्तु, रंग, बॉर्डर, विन्यास, स्थानीय प्रकृति, सांकेतिक महत्व और साथ साथ टाइप्स। मधुबनी चित्रकला को विकास करने में कुछ कलाकार हैं, जैसे गोदावरी दत्त हैं, गंगा देवी है, जगदंबा देवी है। इन सारे लोगों ने मधुबनी चित्रकला को नई ऊंचाइयां दी। कई सारे लोग पद्मश्री अवार्ड से भी विजय प्राप्त हुए। तो हमें ये चित्रकार जो हैं जनरली महिलाएं हैं, और आज मधुबनी चित्रकला की जो स्थिति है वो काफी उन्नत है। अब उसको थोड़ा जान जाया जाए कि उन्नति में हमने कहा कि सबसे पहले योगदान आता है, जो हमने कहा कि भूकंप जब आया था और उस अर्थक्वेक में वो लोग जब मिथिलांचल प्रांत गए, अंग्रेज लोग जो उन्होंने देखा उस चित्रकला को तो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उस चित्रकला को प्रश्रय देने का स्थान किया, विकास करने का। और 1942 में पहली बार लंदन में आर्ट गैलरी लगाई गई और मधुबनी चित्रकला को एक स्थान दिया गया और यूरोप में मधुबनी चित्रकला के कदम पड़ने शुरू हो गए। इस आर्ट गैलरी के माध्यम से मधुबनी चित्रकला को एक नवीन पहचान मिली, विश्व पटल पर उनको पहचान मिली और लोगों ने उस चित्रकला को बहुत ज्यादा सराहा। उसके बाद योगदान आता है भास्कर कुलकर्णी का। भास्कर कुलकर्णी ने इस चित्रकला को भारत के अंदर और भारत के बाहर विकास करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। दिल्ली में 1967 में मधुबनी चित्रकला के लिए प्रदर्शनी लगाई गई और इस चित्रकला को भारत के अंदर एक नवीन ऊंचाई देने का प्रयास किया और धीरे धीरे लोगों के संपर्क में आने लगे और लोगों को पता नहीं लगा कि मिथिलांचल क्षेत्र में एक चित्रकला बनती है जो प्राकृतिक रंगों से बनती है, जो काफी सुंदर और भव्य है और लोगों का झुकाव बढ़ेगा तो कलाकार को पैसे मिलेंगे, कलाकार को मौका मिलेगा, कलाकार को अपनी कला को दिखाने का मौका मिलेगा और कला क्या होगी, बढ़ेगी, निपुण होगी। इसके बाद आज वर्तमान में जापान का एक शहर है ताकोमाची और ताकोमाची शहर में सोचिए, जापान का शहर ताकोमाची, वहां पर मधुबनी चित्रकला के लिए एक संग्रहालय बनाया गया, म्यूजियम बनाया गया और मधुबनी चित्रकला के इतिहास को रखा गया। सोचिए कितनी बड़ी बात है, कहां जापान और कहां भारत, बहुत दूर। उसके बावजूद भी वहां पर म्यूजियम बनाया गया। म्यूजियम भारत में भी होना चाहिए और वहां पर विशेष करके पूर्वी एशिया के क्षेत्र में इस चित्रकला को विख्यात करने में इस संग्रहालय का बहुत बड़ा योगदान रहा। बाद में भारत सरकार ने विशेषकर रेल मंत्रालय में, और उसका योगदान है रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र का, जिन्होंने मधुबनी चित्रकला को रेलवे के माध्यम से प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया और रेलवे की कई सारी बोगियां जैसे शताब्दी है, संपर्क क्रांति है, इसमें मधुबनी चित्रकला को केरा गया और जहां जहां रेलगाड़ी क्रॉस करेगी लोग उसको देखेंगे, लोग बोलेंगे वाह क्या बना हुआ। इससे मधुबनी चित्रकला का प्रचार प्रसार भी हो गया, कलाकार को अपनी चित्रकला दिखाने का मौका भी मिला, इससे कला भी संरक्षित रहेगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमारी कला संस्कृति भी जीवंत रहेगी और जिससे समाज की समृद्धि और भी बढ़ेगी। तो रेल मंत्रालय के द्वारा किए गए प्रयास जिससे मधुबनी चित्रकला न सिर्फ ट्रेनों में दिखाई दी बल्कि कई सारे स्टेशन में, आज पटना स्टेशन चले जाइए, मधुबनी स्टेशन चले जाइए, जहां पर मधुबनी चित्रकला उकेरी गई है और इन चित्रकलाओं के माध्यम से यह भी देखा गया लोगों के व्यवहार में भी बदलाव आया। अगर स्टेशन में आप चित्र उकेर देते हैं तो लोग वहां पर गंदगी नहीं करते थे, देखा स्टेशन साफ सुथरा हो गया, स्टेशन खूबसूरत भी हो गया, साफ सुथरा भी हो गया और लोगों ने उस चित्रकला को परिचय भी कर लिया। तो इस रेल मंत्रालय का धन्यवाद दिया जाना चाहिए जिन्होंने इस चित्रकला को नवीन ऊंचाइयां दी है। नेक्स्ट, भारत के कई सारे शहर, विशेषकर बिहार में जैसे पटना है, पटना के शहर के कई सारे गवर्नमेंट के जो एरियाज है, गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स है या सार्वजनिक स्थल है, जैसे डीएम आवास है, आकाशवाणी है, छज्जू बाग है, उस जगह पर मधुबनी चित्रकला को भित्ति चित्रकला में पेंट करा दिया गया। पिछले 3-4 सालों में बड़ी मात्रा में यह हुआ है। इससे पटना में मधुबनी चित्रकला का बहुत ज्यादा प्रभाव दिखा जाता है। जितने भी बाहर से लोग आते हैं उस चित्रकला को देखते हैं, फिर उस चित्र को खरीदेंगे। और साथ साथ बिहार में एक उपेंद्र मारुति शिल्पकला केंद्र है जो इस मधुबनी चित्रकला को बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार करती है, कलाकार को मौका देती है। इसके पेंटिंग्स कई सारे म्यूजियम में बिकते हैं, कई सारे कला केंद्र में बिकते हैं, कई सारे स्टॉल में लगते हैं, जिससे इस चित्रकला को बहुत बड़ा स्थान दिया गया। फिर एसबीआई ने बहुत बड़ा काम किया।
ऐसे अपने कार्ड में मधुबनी चित्रकला को कर दिया। आज कार्ड आप लीजिएगा, एसबीआई के कार्ड को लीजिएगा, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, तो मधुबनी चित्रकला उसमें दिखाई देगा आपको देख करके अच्छा लगता है। सोचिए कि हम उसको डिजिटली रूप में प्रिंट कर दिए, अच्छा है कि नहीं है? बहुत अच्छा है, ताकि लोगों को मौका तो मिले, लोग देखे तो सही। अब बताइए, यही काम हम और भी कर सकते हैं। पटना कलम को ले आए, हमने नालंदा को ले आए, लोगों तक चीजों को पहुंचानी है कि नहीं? पहुंचाइएगा तभी तो पता चलेगा लोगों को इसके बारे में। तो एसबीआई कार्ड के द्वारा भी इसको प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया गया। साथ साथ भारत सरकार इसको जीआई टैग देने का प्रयास कर रही है, और जीआई टैग मिल जाता है तो इसका अपना एक विशिष्ट स्थान हो जाएगा। और आज भारत सरकार के साथ साथ बिहार सरकार भी इसको सॉफ्ट डिप्लोमेसी में यूज करती है कि कोई भी अगर विदेशी शासक आएगा, राजदूत आएगा, तो भैया उसे मिलेंगे, साल देंगे और साथ एक चित्रकला दे देंगे, मधुबनी चित्रकला। भैया वो भी खुश कि भैया बहुत बढ़िया चीज हमें मिल गया। प्रचार प्रसार भी हो गया, वो अपने साथ उसको ले जाएगा, अपने बिल्डिंग में लगाएगा या अपने आवास में लगाएगा या अपने काम करने वाले क्षेत्र में लगाएगा, तो लोग उसको देखेंगे। तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी के माध्यम से मधुबनी चित्रकला को अपना स्थान देने का प्रयास किया गया। कई प्रयासों से मधुबनी चित्रकला ने अपनी ऊंचाइयों को छूने का प्रयास किया, और इसके लिए प्रयास पिछले 70 सालों से किए जा रहे हैं। और पिछले 20 सालों में जो प्रयास किए गए उसके परिणाम हमको देखने को मिले, और आज करीब 15 से 20 हजार लोगों को यह रोजगार दे रहा है, और साथ साथ यह भारत की और मिथिला की संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। यह बहुत बड़ी भारत के लिए उपलब्धि है। इसे मधुबनी चित्रकला न सिर्फ कला के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, बल्कि यह कला के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट तो है ही है, बल्कि यह हमारी संस्कृति के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। मिथिला संस्कृति यह लोगों को आजीविका भी दे रहा है, रोजगार दे रहा है, और साथ साथ यह विदेशी मुद्रा अर्जित करने का भी एक माध्यम बन गया है। सोचिए, बहुत बड़ी बात है। साफ सफाई के लिए भी प्रेरित कर रहा है, और प्राकृतिक चीजों के प्रति फिर से लोगों का रुझान बढ़ने का झुकाया जा रहा है। तो कई सारे कारणों से यह एक अद्भुत चीज है बिहार के लिए, मिथिला के लिए, भारत के लिए, और इसको प्रश्रय और भी दिया जाना चाहिए, और इसकी ख्याति और भी विस्तारित की जानी चाहिए, ताकि अधिक से अधिक कलाकारों को मौका दिया जाए। और लोग जो गिफ्ट देते हैं दिवाली में, दुर्गा पूजा में, ये सब जो शादी ब्याह में फर्जी जो गिफ्ट देते हैं, इसके जगह अगर ये सब चीज को गिफ्ट दिया जाए तो इसका विस्तार भारत के मार्केट पे भी होगा, और कहीं ना कहीं लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा ऑब्वियसली बात है विकास होगा, विकास होगा तो संपन्नता आएगी, संपन्नता आएगी तो शांति आएगी। ठीक है, अब थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। पटना मैम ने पढ़ाया था, मधुबनी। पटना चित्रकला का जो स्थान है वो पटना के आसपास है, मगही क्षेत्र है, और ये कौन सा क्षेत्र है? मिथिला। दूसरा, पटना चित्रकला पर मुगल चित्रकला का भी प्रभाव है, यूरोपियन चित्रकला का भी प्रभाव है, और लोकल चित्रकला का भी प्रभाव है। लेकिन मधुबनी चित्रकला पूर्ण रूप से क्या है? लोकल है। तीसरा, इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था। इसमें प्राकृतिक के साथ साथ सीमित स्तर पे कृत्रिम रंग, रासायनिक रंगों का भी प्रयोग किया जाता था। पटना मधुबनी चित्रकला की प्रवृत्ति धार्मिक भी है। धार्मिक चित्र बड़े स्तर पर बनाए गए, और इसमें धार्मिक प्रवृत्ति के चित्र कम हैं। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट, पटना चित्रकला, पटना कलम चित्रकला समय के साथ अवनति हो गई, डाउनफॉल हो गया। कलाकारों को संरक्षण नहीं दिया गया, सरकार के द्वारा संरक्षण नहीं दिया गया। लेकिन मधुबनी चित्रकला समय के साथ शूट कर रही है, अपवाद जा रही है, क्योंकि सब लोगों ने इसको समर्थन दिया। तो आप लास्ट में तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा, तो ये कहिएगा मधुबनी चित्रकला से हमें पटना कलम चित्रकला को भी समझाने की जरूरत है कि भैया उसको भी रिवाइव किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, अधिक से अधिक बिहार की जो कला संस्कृति के रूप है लोगों तक पहुंचे, और अधिक से अधिक बिहार का गौरव स्थापित हो। क्योंकि यह चित्रकला सिर्फ चित्र नहीं है, बल्कि यह हमारी कला और संस्कृति का हिस्सा है, हमारे इतिहास का गौरव है, हमारा धरोहर है, और हमारी सौंदर्यता का प्रतीक है। तो इसको मरने नहीं दिया जाना चाहिए, इसको जीवंत किया जाना चाहिए। और कला संस्कृति जितना जीवंत होती है, समाज उतना ही तरक्की करता है, उतना ही प्रोग्रेस करता है, उतना ही आगे बढ़ता है, और राष्ट्र की उन्नति उसी में है जब समाज प्रगति करेगा। इसलिए कला संस्कृति को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। जैसा हमने मधुबनी को किया, वैसा ही पटना कलम को करेंगे। कंक्लूजन में वही बात लिखनी है, ये मधुबनी चित्रकला हमारे लिए गौरव है, बिहार का गौरव है, और इस गौरव को जिस ऊंचाइयों पर पहुंचाया गया उसके लिए धन्यवाद कई लोगों का दिया जाना चाहिए, और लगातार प्रयास करके इसको घरेलू बाजार में विस्तार दिया जाना चाहिए, ताकि आम लोगों तक भी यह चित्रकला पहुंचे, और इसका व्यापक विस्तार होने से न सिर्फ राष्ट्र में शक्ति होगी बल्कि समाज भी शक्तिशाली होगा। ठीक है, ये टॉपिक आपका कौन सा हो गया? मधुबनी चित्रकला। थैंक यू आप सभी का आज के लिए, शुक्रिया। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.